Hi, I am Rishabh Kakkad and you are watching Atomic Quizpedia. So I am going to solve this assignment for you guys. It has 20 good questions and आपको काफ़ी कुछ information यहाँ से मिलने वाली है regarding mole concept topic. So guys, specific and good study material needs support from smart people like you. So if you like the video, you can donate me or you can simply join my classes. So question number one is which has maximum number of molecules? 44 gram CO2, 48 gram O2, 8 grams H2 or 64 gram SO2. So what you can do is you can find moles first और जिसके मोल्स ज़्यादा आएंगे उसमें मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा होंगे. ध्यान रहिए एटम्स का क्वेश्चन नहीं है. एटम्स का क्वेश्चन होता तो थोड़ा सा अलग से करना पड़ता हमको मेहनत. बट क्योंकि मॉलिक्यूल्स का क्वेश्चन है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही काउंट करने हैं और सारे अपने आप में एक मॉलिक्यूल ही हैं. तो आप बोलो सर मोल्स निकाल लो. मोल्स ऑफ CO2 निकाल लो. 44 गिवन मास है 44 ग्राम. CO2 का मॉलिक्यूलर मास भी 44 ग्राम ही होता है. सो दिस बिकम 1 मोल. नाउ मोल्स ऑफ O2 निकाल लेना. 48 डिवाइडेड बाय 36. 48 गिवन मास है 36 मॉलिक्यूलर मास है. 1 पॉइंट समथिंग रहेगा. 1 से ज़्यादा आएगा. मोल्स ऑफ H2 निकालो. गिवन मास 8 ग्राम. मॉलिक्यूलर मास 2 ग्राम. 4 मोल. ऑब्वियसली 4 मोल पहले दोनों मोल से तो काफ़ी ज़्यादा हैं. लास्ट चेक कर लेते हैं. 64 ग्राम गिवन मास है और आपका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 64. SO2 का मॉलिक्यूलर मास भी 64 होता है. सो दिस बिकम्स अगेन 1 मोल. सो दिस इज योर राइट आंसर. एक मोल में Na मॉलिक्यूल्स होते हैं. 4 मोल में 4 Na मॉलिक्यूल्स होंगे. तो सबसे ज़्यादा इसमें होंगे 4 Na मॉलिक्यूल्स. सो दिस इज योर राइट आंसर. ठीक है. हमने मोल्स का बेसिक फॉर्मूला लगाया विच इज गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास वाला और अपना पूरा काम कर दिया. चुप करो. लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर टू हमको कहता है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 1 मीटर क्यूब गैस एट NTPR. देखो NTP हो चाहे STP हो एक ही बात होती है. स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर. अब आप लोगों को ये बात मालूम होनी चाहिए कि किसी भी गैस के आपको निकालने के आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं. यूनिटरी मेथड लगेगा. यूनिटरी मेथड में हम लेफ्ट और राइट साइड पे वो चीज़ रखते हैं जो निकालनी होती है. मोल्स आपको निकालना है. ऐसा ज़रूरी नहीं है. ये कोई रूल नहीं है. ऐसा हम करते हैं बस. तो मोल्स निकालने हैं. मोल्स को राइट साइड पे रखेंगे और गिवन इन्फॉर्मेशन 22.4 लीटर कोई भी गैस हो अगर तो उसमें एक मोल होता है उस गैस का. या फिर मैं बोलूं 1 मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू इट्स 22.4 लीटर. बस मैंने इसको उस तरीके से लिखा है. एक लीटर में कितने मोल्स होंगे? 1/22.4 मोल्स होंगे. राइट. अब आपको 1 मीटर क्यूब में पहले लीटर निकालना है. पानी की टंकी 8 मीटर ऊंची, 1 मीटर चौड़ी, 1 मीटर लंबी होती है आप लोगों की 1000 लीटर की. लगभग सबके घर में पानी की टंकी 1000 लीटर की होती है. इस तरीके से याद रख सकते हो कि 1 मीटर क्यूब में होते हैं 1000 लीटर. 1 लीटर में इतने मोल्स. तो 1000 लीटर में कितने मोल्स? क्या करोगे? 1000 से मल्टीप्लाई इस टर्म को. तो आपका जो आंसर आएगा 44.6 समथिंग आएगा मोल्स. तो आप निकाल के देख लेना. बी पार्ट इज योर राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखना. क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम 200 mg CO2. अगर 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल्स 200 मिलीग्राम में से हटा दिए जाएं देन द नंबर ऑफ मोल्स. उसके बाद आपको कैलकुलेट करने हैं मोल्स ऑफ CO2 लेफ्ट. बचे हुए कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स आपको कैलकुलेट करने हैं. तो आप सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले आप एक रिलेशन निकालोगे. किसके बीच में रिलेशन निकालोगे? मॉलिक्यूल्स यानी कि नंबर है ये और मास के बीच में. ठीक है. क्योंकि आपको मिलीग्राम दिया हुआ है. तो आपको क्या पता है कि CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 44 ग्राम. 44 ग्राम ऑफ CO2 में आप लिखो अभी Na मॉलिक्यूल्स हैं किसके? CO2 के. आपको मालूम है 1 ग्राम का निकालने के लिए क्या करते हो आप लोग? हमेशा डिवाइड. 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे?
1/44 से मल्टीप्लाई कर देना, मॉलिक्यूल CO2 हो जाएंगे, या फिर 44 से डिवाइड कर देना। अब आपको कितने ग्राम में निकालना है? 200 मिलीग्राम। मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 200 को 1000 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, ताकि आपका कन्वर्ट हो जाए मिलीग्राम ग्राम्स में। तो ये बन गया 0.2 ग्राम। तो 200 मिलीग्राम का मतलब 0.2 ग्राम है। 0.2 ग्राम ऑफ CO2 में कितने हो जाएंगे? आप क्या करोगे, एक के पास इतना 0.2 ग्राम के पास निकालने के लिए क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय 0.2, ये आएंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। तो ये तो हो गए 200 mg में इतने। अब हटाने कितने हैं? 10 की पावर 21 हटा दो, तो मॉलिक्यूल्स लेफ्ट कितना आएगा आंसर? मॉलिक्यूल्स लेफ्ट, तो आप मॉलिक्यूल्स बेसिकली अब Na को पूरा ओपन कर लो, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 44 इंटू 0.2, इसमें से माइनस करने पड़ेंगे आपको 10 की पावर 21। तो आपको यहाँ से कैलकुलेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन के लिए 10 की पावर 21 निकाल देना कॉमन, और अंदर जो बच जाएगा बेसिकली वो बच जाएगा 6.023। ठीक है, 02, इसको 6 ही लिख देना, जब कैलकुलेट करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब 6.023 को आप 6 ही लिख देना, कोई मसला नहीं है। 6 इंटू 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 डिवाइडेड बाय 44 माइनस का 1। ठीक है, ये क्या आ गए आपके? ये मॉलिक्यूल्स आ गए, ये लेफ्ट मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब आपको इस लेफ्ट मॉलिक्यूल से क्या बनाने हैं? मोल्स। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखा रखा है। अब आपको मोल्स निकालने थे, तो मैंने आपको मोल्स निकालने का फॉर्मूला सिखा रखा है। जैसे गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है, वैसे अगर कभी एटम्स गिवन हो या मॉलिक्यूल्स गिवन हो, तो गिवन मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na मॉलिक्यूल्स, इससे आपका क्या आ जाता है? इससे आपका मोल्स आ जाता है। तो गिवन वाली पूरी वैल्यू को आप यहाँ पे प्लेस करोगे, ये गिवन वाली वैल्यू है, यहाँ पे प्लेस करोगे, डिवाइड करोगे 6.023 इंटू 10 की पावर 23 से, और आपका आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2.88 इंटू 10 की पावर-3। तो आपका जो आंसर है वो है इसका फर्स्ट पार्ट। आप इसको कैलकुलेट करो और आपका आंसर इतना ही आएगा। आई हैव कैलकुलेटेड दिस, तो मुझे अब जरूरत नहीं है कैलकुलेट करने की। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। तो मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, and we are going to talk about question number 4। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़ना। The total number of atoms of all elements present in 1 mole of aluminium dichromate, अब सॉरी, आई एम सो सॉरी, अमोनियम डाइक्रोमेट। ठीक है, अमोनियम डाइक्रोमेट दिया है, ये फॉर्मूला भी बना है NH4 होल ट्वाइस Cr2O7। राइट, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं इधर और यहाँ पे लिखूं क्वेश्चन नंबर 4, तो आपको कहता है एटम्स निकालने हैं सारे एलिमेंट्स के। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, एक मोल में कितने एटम्स प्रेजेंट है? बेसिकली सबके। ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन 1 मोल। तो 1 मोल NH4 होल ट्वाइस Cr2O7 में अगर आप काउंटिंग करो नाइट्रोजन के कितने मोल प्रेजेंट है, अगर आप काउंटिंग करो तो नाइट्रोजन आपको 2 दिख रहे होंगे। तो आपको सर इसमें 2 मोल तो नाइट्रोजन के, 6 मोल हाइड्रोजन के, 2 मोल क्रोमियम के, और ये जो 7 दिख रहा है आप लोगों को, 7 मोल किसके हैं? ऑक्सीजन के। सर टोटल मोल्स निकाल लो, क्योंकि सारे के सारे अब एटम्स हैं और सारे के सारे इंडिविजुअल हैं, तो आपको सबको अलग अलग कैलकुलेट करके ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं है, आप टोटल मोल्स निकाल लो। क्योंकि आपसे क्या पूछ रहे हैं? ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स। ठीक है ना, टोटल एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। अब सब अपने आप में एक एक सिंगल सिंगल एटम है, तो आप बोलो सर टोटल कितने हैं? 2 और 6 8 और 2 10, और ये इस तरीके से अगर आप बनाओगे तो ये बनेंगे आप लोगों के 19। एक सेकेंड रुको, ये 4 है, ये 2 है, तो यहाँ पे ना 8 आएगा। ठीक है, ये मेरे से गलत हो गया था, तो यहाँ पे 8 आएगा। सो 8 और 2 10 और 2 12 और 7 19, तो ये हो गया आपके पास 19 मोल। ठीक है, 19 मोल। अब आपको पता है कि एक मोल में Na एटम्स होते हैं, एक मोल में
Na एटम्स होते हैं, तो 19 मोल में कितने एटम्स होंगे? 19 टाइम्स Na एटम्स हो जाएंगे. सो व्हेन यू डू 19 टाइम्स Na एटम्स, Na को ओपन कर लेना 6.023 इंटू 10 की पावर 23. सो दिस विल बिकम योर 114.4 इंटू 10 की पावर 23, जो आपको सी पार्ट में दिख रहा होगा. सो सी पार्ट इज योर राइट आंसर. क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया. ठीक है, इसके बाद हम अपन लोग आगे बढ़ेंगे और अपना फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे. फिफ्थ क्वेश्चन अब मैं आपको सॉल्व नहीं करवाऊंगा, आपको खुद करना है. मैं हिंट दे देता हूँ, कैलकुलेशन में पार्ट नहीं करूंगा. द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया इज. व्हाट इज अमोनिया? अमोनिया इज बेसिकली NH3. मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ. अमोनिया इज NH3. NH3 का मॉलिक्यूलर मास है 17 ग्राम्स. आपको कुछ भी नहीं करना. अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास आप बोलना सर 17 ग्राम अमोनिया में अमोनिया के Na मॉलिक्यूल्स थे और आपको निकालने हैं 4.25 ग्राम अमोनिया में. तो सर 4.25 ग्राम में Na डिवाइडेड बाय 17 इंटू 4.25 मॉलिक्यूल्स आ जाएगा और आपका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 1.5 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स. और इसमें कोई आंसर है तो इसमें है आप लोगों का बी आंसर. बी पार्ट इज योर राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ था ये. फिफ्थ बहुत ज्यादा इजी था, राइट. तो ये हमने कर लिए हैं अभी के 5 क्वेश्चन. So now we are going to do question number 6. Question number 6 says which sample contains the largest number of atoms. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 1 मिलीग्राम C2H10. लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं. मुझे दिया हुआ है 1 मिलीग्राम ऑफ C2H10. फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे गिवन है 1 मिलीग्राम ऑफ सोडियम. फिर मुझे यहाँ पे गिवन है 1 मिलीग्राम ऑफ N2. उसके बाद मुझे गिवन है 1 ml ऑफ वाटर. वाटर मीन्स H2O, राइट. तो आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं विच सैंपल कंटेन्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स. ठीक है, तो आप सबसे पहले बोलो सर ऐसा है कि इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर लो इन सब का, क्योंकि आपको अगर एटम्स फाइंड आउट करने हैं गिवन वेट से, तो वेट और नंबर का रिलेशन है. तो नंबर इसमें मास निकालो. सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकालो. मॉलिक्यूलर मास C2H10 का हो जाएगा आपका, कार्बन का होता है 12, 12 टू 24 और 10 34 हो जाएगा. सोडियम का आपको पता ही है 23 होता है. N2 का आपको पता ही है 28 होता है और H2O का आपको पता ही है 18 होता है. ठीक है, तो आप बोलो सर 34 ग्राम ऑफ C2H10 में Na मॉलिक्यूल्स होंगे. किसके? C2H10 के Na मॉलिक्यूल्स होंगे. पर आपको क्या मॉलिक्यूल्स निकालने हैं? नो. व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट? यू आर गोइंग टू फाइंड आउट largest number of atoms. So how many atoms are present in C2H10? 10 atoms of hydrogen and 2 atoms of carbon. This total becomes 12 atoms. ठीक है, तो आप अब बोलो सर 34 ग्राम ऑफ C2H10 में 34 ग्राम्स ऑफ C2H10 में 12 टाइम्स Na एटम्स प्रेजेंट है. ठीक है, टोटल एटम्स से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, राइट. 12 टाइम्स Na एटम्स प्रेजेंट है. तो सर 1 मिलीग्राम में कितना होगा? 1 ग्राम का निकालने के लिए क्या करते हो आप लोग? डिवाइड. और अब आप क्या करोगे? 1 मिलीग्राम मीन्स 10 की पावर -3 ग्राम. 1 मिलीग्राम इज 10 की पावर -3 ग्राम. तो 10 की पावर -3 से क्या कर दोगे? इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई. ठीक है, तो अभी इसको यहीं पे ड्रॉप कर दो. ये आपके टोटल नंबर ऑफ एटम्स बन गए. कंपैरिजन कर लेंगे, पहले आप इसको इधर ही रख दो. ठीक है, अब आप 1 मिलीग्राम ऑफ सोडियम के लिए करो और पूरा यही प्रोसेस लगाओ ऊपर से लेकर नीचे तक जो मैंने लगाया है. अगर आप प्रोसेस से बचना चाहते हैं तो एक बार आप प्रोसेस कर चुके हैं. ये सेम एक तरीके का एक फॉर्मूला बन गया सबके लिए. कैसे बन गया फॉर्मूला? कि अगर आपको एटम्स निकालने हैं किसके? सोडियम के. तो आप क्या करोगे? यहाँ पे क्या नंबर दिया था? 12. 12 का मतलब कौन है वो? 12 का मतलब क्या था? यहाँ पे टोटल एटम्स थे. आप Na के एटम्स निकाल लो. Na का एक ही एटम गिवन है, तो 12 की जगह आप 1 पुट कर दो, Na की जगह Na पुट कर दो, मॉलिक्यूलर मास की जगह 34 पुट कर दो, क्योंकि 1 मिलीग्राम में निकालने हैं ये भी.
तो आप इस पूरी टर्म को 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो। आप ये पूरा प्रोसेस करके निकालोगे तब भी आप लोगों का यही बनेगा, जो मैंने इसको फॉर्मूला मानते हुए दूसरी चीज की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी। तो इसको भी आप अभी यहीं छोड़ दो, ठीक है। ये आपके टोटल क्या आ गए, ये एटम्स आ गए, पर किसके एटम्स आ गए, सोडियम के एटम्स आ गए। अब ये भी 1 मिलीग्राम के लिए ही है, तो 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आपने 1 किया था क्योंकि 1 एटम था, यहाँ पे N2 है, यानी कि यहाँ पे 2 एटम्स है। तो आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, Na करोगे, और मॉलिक्यूलर मास से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। यहाँ पे सॉरी, मैंने मॉलिक्यूलर मास लेना था 23, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास लेना था 23, राइट। ये हो गए एटम्स ऑफ Na, और मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास लेना है 28, ये हो गए एटम्स ऑफ N2, राइट। तो अब आप बड़े ध्यान से देखना, 1 ml ऑफ वाटर, 1 ml ऑफ वाटर, आप क्योंकि मिलीलीटर में दिया है तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। आप बोलो सर 22,400 ml में, ठीक है, Na मॉलिक्यूल्स थे, किसके, वाटर के, बट हमको एटम्स कैलकुलेट करने हैं। तो 22,400 ml में 3 टाइम्स Na एटम्स हो जाएंगे, क्योंकि H2O में 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो टोटल एटम्स इसमें 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 ml का निकालने के लिए क्या करोगे, 3Na डिवाइडेड बाय 22,400, ठीक है। ये टोटल एटम्स आ गए। अब आप कंपेयर करो इन तीनों को। अब आप एक काम करो, ये जो आपने 10⁻³ लिखा है, हर एक फॉर्मूले में ये जो 10⁻³ आ रखा है, इसको नीचे मल्टीप्लाई कर देना। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 12Na डिवाइडेड बाय 34,000। ये बनेगा आप लोगों का Na डिवाइडेड बाय 23,000। ये बनेगा आप लोगों का 2Na डिवाइडेड बाय 28,000। तो आप बहुत ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर यहाँ पे बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, 34,000 इज टू मच। ये 23,000 है, ये 28,000 है, और ये 22,400 है, 22,400। तो आपको ऑब्वियसली यहाँ पे डिनोमिनेटर सबसे कम दिख रहा होगा। अब आप कैलकुलेशन करोगे, अब आप कैलकुलेशन करोगे तो डिनोमिनेटर सबसे कम है, इसका मतलब इसका वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा आएगा, और आपका 1 ml ऑफ वाटर इज द राइट आंसर। बी पार्ट विल बी द राइट आंसर। आप कैलकुलेट करके देखना, डिनोमिनेटर जहां पे छोटा होता है वहां पे आंसर बड़ा आता है, ठीक है। बाकी जगह पे डिनोमिनेटर बहुत बड़ा था, तो मैंने सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने डायरेक्ट कर दिया, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट का फॉर्मूला आपको दे रखा है, Mg2PO4 whole thrice will contain 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। आपको क्या निकालना है, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। अच्छा, इतने होने चाहिए, तो कितने मोल, तो कितने मोल्स बनेंगे मैग्नीशियम फॉस्फेट के। तो आप अब क्या कहोगे, आप अब ध्यान से देखना, आप कहना सर ऐसा है कि 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होता है, ठीक है, 0.25 इंटू Na एटम्स, ठीक है ना। ऑक्सीजन क्योंकि एटम्स लिखे हैं तो मैंने यहाँ पे अकेला ओ लिया। तो आप बोलो सर 0.25 मोल में कितने एटम्स होंगे, 0.25 टाइम्स Na एटम्स होंगे किसके, ऑक्सीजन के। अब आप बोलो सर एक मोल, एक मोल Mg2PO4 होल थ्राइस में 4 इंटू 3 12 मोल ऑक्सीजन है, ठीक है। 12 मोल ऑक्सीजन का मतलब हो गया 12 इंटू Na एटम्स, एक मोल Mg2PO4 होल थ्राइस में है। क्या आप ये बात कह सकते हैं, उल्टी बात कर दी मैंने आपको बताया था जो चीज़ निकालनी हो यूनिटरी मेथड में राइट साइड पे लिख देना। आपने निकालने थे मोल्स, तो मैंने कहा अब ये जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है इसको जस्ट थोड़ा सा उल्टा करके लिख देते हैं कि 12 Na एटम्स एक मोल के अंदर हैं। तो आपके पास टोटल एटम्स कितने हैं, 0.25 टाइम्स Na, 0.25 टाइम्स Na एटम्स कितने के अंदर होंगे, 1 डिवाइडेड बाय 12 Na मल्टीप्लाई बाय 0.25 टाइम्स Na। तो आपको दिख रहा होगा Na से Na क्या हो गया हमारा कैंसिल। सो द आंसर
बिकम्स, आपका आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट का 0.02। तो 0.02 विल बी योर राइट आंसर। आई होप आप लोगों को ये कहानी समझ में आ रही होगी। ये सारा का सारा यूनिटरी मेथड का खेला है। आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड ऑफ, ये गलत है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन कंटेन्स 20% नाइट्रोजन, इट्स मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट इज, इट्स मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट इज। तो आपको यहां से एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस फॉर्मूले को आप लोग फील कर सकते हो। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कभी भी गिवन होती है और मुझे मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, मिनिमम, कम से कम। तो मैं एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन लिखता हूं। ये मुझे मिनिमम वाला लेना होता है, मींस मास ऑफ वन नाइट्रोजन। ठीक है ना, एक नाइट्रोजन का ले लेता हूं मैं मास ऊपर, डिवाइड बाय, ये आपको निकालना है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 100 से। मतलब आपको ये चीज निकालनी है, यू नीड टू फाइंड आउट दिस एंड दिस इज द फॉर्मूला। ये इतना बड़ा दिख रहा है फॉर्मूला, ये इतना बड़ा है नहीं। आप ये मान के चलना, ये जो नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का मास ऊपर रखना पड़ेगा, तभी तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास आएगा। समझ में आ रही है? आपको मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो आप क्या करोगे, आपको मालूम ही है मास ऑफ वन नाइट्रोजन, मास ऑफ वन नाइट्रोजन कितना होता है, 14 बाय Na ग्राम्स होता है। ठीक है, मास ऑफ वन नाइट्रोजन 14 बाय Na ग्राम्स। बट आपको पता है 1 बाय Na ग्राम्स इक्वल टू 1 AMU या 1U होता है। तो आप बोल सकते हो कि सर ये ना 14U लिख दो आप इसको। ठीक है, 14U लिख दो या 14 AMU लिख दो। तो हम इस पूरे की जगह क्या लिखेंगे, एक नाइट्रोजन एटम का मास इज 14U और मिनिमम मॉलिक्यूलर मास मुझे निकालना है। परसेंटेज मुझे 20 गिवन ही है और 100 मुझे पता ही है। तो आप क्या करो, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100 कर दो, ये आपका बनेगा 70 और 70 आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है फॉर मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। आप लोग इसको याद करोगे और ये इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। ऊपर लेना है 1 नाइट्रोजन एटम का मास, इस बात को बांध लो अपने दिमाग में। और ये 14U किस तरीके से आया ये मैंने आपको सिखा रखा है क्लास में। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे अपन लोग इधर। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने के लिए हमको थोड़ी स्पेस बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 1 लीटर ऑफ अ गैस is at a pressure of 10 की पावर -6 mm of Hg। सो प्रेशर दिया हुआ है 10 की पावर -6 mm of Hg at 25 डिग्री सेल्सियस। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट? ओके, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। सो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड प्रेशर दिया हुआ है और ये पहला क्वेश्चन है। सो हमारे पास एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है जो आपको आगे चैप्टर में आएगी और आप बचपन में कभी पढ़ भी चुके होगे, PV इज इक्वल टू nRT, वेयर P स्टैंड्स फॉर प्रेशर। ये होता है आप लोग का प्रेशर। ये प्रेशर लेते हैं हम लोग ATM। ATM जो है वो एटमॉस्फेयर है, यूनिट है आप लोगों की प्रेशर की। वॉल्यूम है, वॉल्यूम को हम लोग लीटर्स में ले लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमको यहाँ पे लीटर्स में दिया है 1 लीटर ऑफ अ गैस, तो वॉल्यूम 1 लीटर गिवन है। N है हमारे पास मोल्स, R होता है हमारे पास गैस कांस्टेंट और T होता है हमारे पास टेम्परेचर, जिसको हमको केल्विन में लेना होता है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे। तो प्रेशर गिवन है हमको। सबसे पहले गिवन चीज क्या है, गिवन चीज है प्रेशर। प्रेशर कितना गिवन है मुझे, 10 की पावर -6 mm। अब mm एक यूनिट है प्रेशर की, तो आपको mm को कन्वर्ट करना है ATM में। तो आप ये मान के चलना, आप ये मान के चलो कि 1 ATM में
760 mm होते हैं। ऑफ Hg लिखो या mm लिखो एक ही बात है, मरकरी। ये एक्सपेरिमेंट के हिसाब से आया था, मैं आपको बाद में समझाऊंगा कैसे आया। आप फिलहाल मान लो 760 mm में 180 mm, और हमको गिवन कितना है, ये बात हमको मालूम है पहले से कि 760 mm में 180 mm होता है। गिवन है 10⁻⁻6 mm। 10⁻⁻6 mm में कितना हो जाएगा, 1/760 हो जाएगा, 1/760, 1/760 हो जाएगा, और इंटू 10⁻⁻6 आपको करना पड़ेगा ताकि आप एटीएम बना पाओ। तो एटीएम बनाने के लिए जब भी आपको गिवन होगा प्रेशर एमएम में, तो आप उसको 760 से अगर डिवाइड करोगे तो एटीएम में कन्वर्ट हो जाएगा वो, ठीक है। तो आपको ना यहाँ पे क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, एक बार मोल्स आ गए, मॉलिक्यूल्स आसानी से आ जाएंगे। सो यू नीड टू फाइंड दिस एन, ये एन आपको निकालना है बेसिकली, और आपका काम हो जाएगा। और हमारे पास सारी वैल्यूज गिवन है। अब आप लगा लो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। पी कितना है, 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 760 mm ऑफ एच जी, कन्वर्ट करके ये एटीएम में कन्वर्ट हो गया। पी वी वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर, इक्वल टू एन आपको फाइंड आउट करना है। आर, आर गैस कांस्टेंट है। गैस कांस्टेंट की काफी वैल्यूज होती हैं, चैप्टर 5 में मैं आपको सिखा दूंगा, बट अभी के लिए याद कर लो 0.0821 लेनी है। इसके यूनिट्स होते हैं लीटर, एटीएम, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं आपको आपके लिए लिख नहीं रहा, बेसिकली आप यही वैल्यू याद करो अभी, ठीक है। और टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना गिवन था आप लोगों को, 25 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो 273 प्लस 25 करना पड़ेगा, ये बनेगा 298 केल्विन। तो आपको यहाँ पे 298 केल्विन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो एन आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज वही लेनी है जो मैंने लिखी है, तो एन आप लोगों का आ जाएगा। और एन मान लो आ गई, कोई वैल्यू आ गई, समथिंग से आ गई, एन कोई वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए, अगर आप मोल्स फाइंड आउट करते हो और आपके पास मॉलिक्यूल्स गिवन है, तो गिवन मॉलिक्यूल्स अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23 करते हो तो मोल्स आ जाते हैं। ये फॉर्मूला मैंने आपको करा रखा है। अब आपके पास गिवन मॉलिक्यूल्स आपको निकालने हैं, ये आपको निकालने हैं, और एन की जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे, एक्स वाई जेड जो भी वैल्यू आएगी एन की, वो वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे, उससे मल्टीप्लाई करोगे एन ए से, तो आपके पास गिवन मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। और गिवन मॉलिक्यूल्स ऐसा करने पर जो आएंगे वो आएंगे आपके पास 3.2 इंटू 10⁻13। ऐसा मैंने आंसर निकाल रखा है, तो आप निकाल लेना ये वाला आंसर। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 10, जो अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 10 को बहुत आराम से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द एटॉमिक मास ऑफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी आर 30 एंड 90। ए का मॉलिक्यूलर मास 30 है, बी का 90 है रेस्पेक्टिवली। इफ ए ग्राम ऑफ एलिमेंट ए, छोटा ए ग्राम ऑफ एलिमेंट ए, कंटेन्स बी एटम्स, ये जितने ए ग्राम एलिमेंट्स में बी एटम्स हैं, देन हाउ मेनी एटम्स ऑफ बी इन 2 a ग्राम इज, बी के कितने होंगे 2 a ग्राम के अंदर। तो आपको जो गिवन डाटा है उसको लिख लो। सबसे पहले आपको लिखा है 30 ग्राम, यानी कि मॉलिक्यूलर मास है ये ए का। तो मेरे को क्योंकि एटम्स निकालने हैं, तो मैं एरो के राइट साइड पे प्लेस कर रहा हूँ। तो मॉलिक्यूलर मास 30 था, 30 ग्राम ऑफ ए में कितने होंगे, एन ए एटम्स होंगे ऑफ ए के, ठीक है। अब वो कहता है आपको कि अगर इसका ए ग्राम आप लेट कर लो, ए ग्राम, तो ए ग्राम में कितने निकलेंगे, ए ग्राम में बी एटम्स निकलेंगे, ऐसा वो आपको कह रहा है। क्वेश्चन कहता है, अभी मैं पहले क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ। फिर आपको कहता है कि 90 ग्राम ऑफ बी में बी के एन एटम्स होंगे। तो वो आपको कह रहा है कि भाई आप एक बात बताओ, ये बी जो है वो इसमें डाल लो, ठीक है ना। तो आपको वो ये कह रहा है कि बेसिकली अगर इसके आप 2a ग्राम्स ले लोगे तो आपको यहाँ पे कितने एटम्स मिलेंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आप सबसे पहले ए ग्राम्स में एटम निकालो, ठीक है। तो आप कहो सर अगर 30 ग्राम ऑफ ए में
Na एटम्स थे तो ए ग्राम ऑफ ए में कितने एटम्स होंगे? आप क्या कहोगे? Na डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय ए, इतने एटम्स होंगे किसके? ए के। और ये सारे एटम्स यानी कि ये वैल्यू किसके बराबर थी? बी के बराबर थी, क्योंकि ए ग्राम में बी एटम्स थे, तो ये पूरी वैल्यू जो है ये ग्राम्स में ये आप लोगों को एटम्स आई है। ये टोटल एटम्स कितने हैं? ये टोटल एटम्स बी के बराबर है। ऐसा क्वेश्चन ने कहा था। अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है, सर बोलो सर, 90 ग्राम ऑफ बी में Na एटम्स थे तो 2a ग्राम ऑफ बी में बी के कितने एटम्स होंगे? Na डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 2a, ये होंगे एटम्स ऑफ बी। ठीक है, अब आप क्या करो, अब आपको इसमें एटम्स बताने हैं कितने होंगे, तो आप पता है क्या करोगे? आप एक काम करो सर, एक काम करो, देखो बहुत आसान है। आप इस 90 को ना स्प्लिट कर दो, 90 को ऐसे स्प्लिट कर दो, इसको 30 × 3 लिख दो, क्योंकि जब आप ऐसा कर दोगे तो आप Na डिवाइड बाई 30, Na डिवाइड बाई 30 इंटू ए का ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर आ जाएगा? ये बी के बराबर आ जाएगा। तो आपके पास आंसर पता है क्या बन गया? ये बी मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3, 2b/3 इज योर राइट आंसर। सो 10th का पार्ट कौन सा है? 10th का ए इज योर राइट आंसर। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी और थोड़ा सा पीछे दिख रहा होगा, क्योंकि ये मेरे पीछे चुप चुका है। तो आपका आंसर है 2b/3। So the question number 11 is, what is the mass of H2O in 1000 gram of CuSO4.5H2O? CuSO4.5H2O के 1000 kg में कितना H2O होगा? तो आप बोलो सर CuSO4.5H2O का पहले तो मॉलिक्यूलर मास ही निकाल लो। देखो कैसे निकालोगे? कॉपर का होता है 63.5, यू कैन टेक इट 63 ऑल्सो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा आंसर में। सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का होता है 16 और यहाँ पे चार चार दिए हैं, 16 4 द 64। एक पानी के मॉलिक्यूल का होता है 18 और पांच पांच पानी के मॉलिक्यूल हैं, तो 18 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 90। सो इसको टोटल कर लो, ये जो टोटल है आप लोगों का 249.5 है। तो अब मेरी बात सुनो ध्यान से, आप बोलो सर 249.5 ग्राम, इसको थोड़ा छोटा लिख लेते हैं। आप बोलो सर 249.5 ग्राम CuSO4.5H2O में 90 ग्राम H2O था जो आपको दिख रहा है, क्योंकि 5 H2O हैं। ठीक है, तो आपको कितना गिवन मास है? 1000 kg। 1000 kg मतलब 10 की पावर 3 kg, 10 की पावर 3 kg मतलब 10 की पावर 6 ग्राम। तो आप बोलो सर अगर 249.5 ग्राम में इतना था तो 10 की पावर 6 ग्राम में कितना होगा? 90 डिवाइडेड बाय 249.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 ग्राम्स ऑफ H2O विल बी योर राइट आंसर। अगर आपको केजी में निकालना है, ठीक है, अगर आपको केजी में निकालना है तो ये आंसर जो है वो ग्राम में आया है। मैंने 2 स्टेप ज़्यादा कर दिए, आप 1 स्टेप कम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 10 की पावर -3 से डिवाइड कर दोगे तो ये आंसर अब केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। तो आपका जो भी आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 360.5 के करीब। 360.5 kg विल बी योर राइट आंसर। आप निकाल के देख लेना, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, calculate the number of Cl minus ions in 222 gram of, this is gram, 222 gram of anhydrous CaCl2. Anhydrous CaCl2 means it does not have water molecule, so this is only CaCl2। ठीक है, अब आप सबसे पहले बोलो सर कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2 का मॉलिक्यूलर मास बताओ। CaCl2 का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए 40 + 71 आपको करना पड़ेगा, दिस बिकम्स 111 ग्राम। आप बोलो सर सबसे पहले ना यहाँ पे मोल्स निकाल लो, क्योंकि मोल्स निकालने के बाद चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। मोल्स मास से निकालना है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास आपको 222 था तो मोल्स आ गए आपके 2।
अब आप बोलो सर, एक मोल CaCl2 में 2 मोल आयन्स हैं, 2 मोल्स आयन हैं किसके? Cl- के। तो टोटल CaCl2 के मोल कितने आए थे? 2 इन ट्रिपल टू ग्राम्स ऑब्वियसली। तो 4 मोल Cl- आयन्स हैं। 4 मोल का मतलब 4 Na ions of Cl-, so your answer right will be D part. D part is your right answer. I hope आपको बातें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद अगर मैं बढ़ूंगा क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, तो क्वेश्चन नंबर 13 इज वेरी 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 इजी। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 gram of helium gas at NTP? NTP means STP only। 1 ग्राम ऑफ हीलियम गैस का कितना वॉल्यूम होगा? मास और वॉल्यूम का रिलेशन है यहाँ पे, आपको निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम को रखेंगे राइट साइड पे। आप बोलिए सर 4 ग्राम जो कि हीलियम का मॉलिक्यूलर मास है, उसमें होता है 22.4 लीटर्स ऑफ हीलियम एट एसटीपी और एनटीपी। तो आप सर बताओ 1 ग्राम में कितना होगा? 22.4 डिवाइडेड बाय 4 कर देना। दिस विल बी योर राइट आंसर एंड दिस विल बिकम 5.6 लीटर्स। ठीक है ना, लीटर चल रहा है तो 5.6 लीटर, 5.6 इज योर राइट आंसर। इसके बाद बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। So question number 14, if 1 ml of water contains 20 drops, if 1 ml of water contains 20 drops, then the number of molecules in a drop of water is, then the number of molecules in a drop of water is कितने होंगे? राइट तो अब देखना ध्यान से। सबसे पहले आप क्या करो, आपको आपको मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक ड्रॉप में। तो आप पहले ये देखो कि 1 ml में कितने मॉलिक्यूल्स आते हैं। ठीक है, तो आप बोलो सर हमको क्या पता है? हमको ये पता है 22,400 ml में Na मॉलिक्यूल्स आएंगे। मॉलिक्यूल्स किसके हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, वाटर के हैं वैसे तो, एक ही मॉलिक्यूल की बात हो रही है। 1 ml में मॉलिक्यूल्स बता दो सर। Na डिवाइडेड बाय 22,400 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O आ गए, ये आ गए 1 ml में। ठीक है, अब आपके पास 20 ड्रॉप है, तो सबसे पहले एक ड्रॉप में ml निकालो। ठीक है, आप बोलो सर 20 ड्रॉप्स में 1 ml है, 1 ml में 20 ड्रॉप्स हैं, या 20 ड्रॉप से मिलकर के 1 ml बनता है। तो आप अगर 1 ड्रॉप में ml निकालोगे, ml इन 1 ड्रॉप, सो दिस बिकम्स 1/20 ml। अब आप वापस से अप्लाई करो कि 1 ml में अगर इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो 1/20 ml में कितने होंगे? जितने मॉलिक्यूल्स 1 ml में थे उसको 1/20 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ जाएंगे आपके? मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। तो आपका ये जो भी आंसर आ गया वो आपका आंसर आ गया एक ड्रॉप में मॉलिक्यूल्स का, एंड दिस बिकम्स 1.34 इंटू 10⁻18 मॉलिक्यूल्स। ये आंसर ये बनेगा, जो कि इसमें दिया नहीं हुआ है। तो 1.3 इंटू 10⁻18 था, यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं था, आपको नहीं मिलेगा, बट द करेक्ट आंसर इज दिस ओनली। तो आप ये इसको ठीक कर लेना। ठीक है, आप लोग ये इसको ठीक कर लेना। गॉट इट? आपको बात समझ में आ रही है? इसको सॉल्व कर लेना, सही आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, वेट ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट इज 6.644 इंटू 10⁻23 ग्राम। कैलकुलेट द ग्राम एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन 40 kg। ओके, नाउ व्हाट आर ग्राम एटम? ग्राम एटम मतलब मोल्स पूछना चाह रहा है, और किस में मोल्स पूछना चाह रहा है? 40 kg में। 40 kg मतलब आपका 40,000 ग्राम में ग्राम एटम्स पूछना चाह रहा है वो। तो आपको क्या दे रखा है? वेट ऑफ वन एटम, एक एटम का वेट दे रखा है। एक एटम का वेट कितना दिया है? 6.6 इंटू 4 भी लगा लो, आपको लगाना है तो, इंटू 10⁻23 ग्राम। तो 1 ग्राम एटम यानी कि 1 मोल, एक एटम का इतना है, तो 1 ग्राम एटम का कितना मास होगा? आप इस पूरी टर्म को किससे मल्टीप्लाई करोगे? Na से, क्योंकि 1 ग्राम एटम में Na एटम्स होते हैं, यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। एक एटम का अगर मास इतना है, तो Na से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास 1 ग्राम एटम्स में जो एटम्स हैं उनका मास आ जाएगा, दैट इज
दिस, ठीक है। तो 23 से 23 आपका जो हो जाएगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो एक मोल का मास आ जाएगा, ठीक है। तो एक मोल का मास आ रहा है लगभग लगभग 39.7, ठीक है। तो ये मास आ रहा है अभी, ये मास आया अभी। मोल्स कैसे निकालोगे? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सो व्हाट इज द गिवन मास हियर? गिवन मास इज 40,000 एंड मॉलिक्यूलर मास इज दिस। आपको मालूम है ना कि एक मोल में जो ग्राम होता है, जो मास आता है, वो उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर है। तो एक मोल में यानी कि एक ग्राम एटम में जो मास आया ये मॉलिक्यूलर मास के बराबर था। 39.7 से डिवाइड कर देना, दिस बिकम्स 10 की पावर 3। सो 10 की पावर 3 मोल्स या ग्राम एटम्स इज योर राइट आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये 10 की पावर 3, राइट। ओ सॉरी सॉरी, वो 10 की पावर -3 था आई थिंक, थोड़ा ब्लर्ड है। 10 की पावर 3 gram atoms is your right answer. Got it? So now moving on to question number 16. What is the weight of one atom of hydrogen? बहुत ही फनी है, बट आप इस चीज को याद करो और यहाँ से एक बात याद रखना हमेशा। आप बोलो सर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 1 ग्राम। 1 ग्राम किसका मास है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम है, तो वन हाइड्रोजन एटम का मास कितना होगा? 1 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10 की पावर 23। कभी कभी आपको 1/Na अगर डायरेक्ट सॉल्व करना है तो आप उसको इसके मीडियम से भी याद रख सकते हो, दैट इज 1.66 इंटू 10 की पावर -24, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का वन एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास। ये आप याद भी रख सकते हो, दिस वैल्यू इज 1/Na ओनली, कभी कभी काम आ जाएगी। Moving on to question number 17. Insulin contains 3.4% sulfur. Calculate minimum molecular weight of insulin. Oh my god, आपको पता है अब, आपको पता है अब, आपको पता है अब, ठीक है। तो आपको ये बात मालूम है। अब आप, ऐसा है कि इस क्वेश्चन को कर सकते हो खुद से, और मैं आपको याद दिला देता हूँ एक बार और फॉर्मूला। आपको जब भी परसेंटेज दी होती है, परसेंटेज ऑफ सल्फर गिवन है, मास ऑफ वन एटम ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय मिनिमम मॉलिक्यूलर मास इनटू क्या करना पड़ेगा आपको? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला मैंने आपको दिया था। परसेंटेज कितना दिया हुआ है? 3.4। एक एटम ऑफ सल्फर का मास 32 यू हो जाएगा। ये यू क्या है? पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया था। और मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे? मिनिमम मॉलिक्यूलर मास इज, इसका मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कितना है? इसी इसी असाइनमेंट में ऊपर देखना, ये वाला क्वेश्चन है बिल्कुल सेम सेम। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है, इनटू आपको 100 करना पड़ेगा। तो एक साइड पे रखोगे मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, दिस बिकम्स 32u डिवाइडेड बाय 3.4 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड योर आंसर विल बिकम 941.17। सो दिस इज this only, ठीक है। तो C part is your right answer from this, right? अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखो। 8 ग्राम ऑफ O2 हैज द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज। 8 ग्राम ऑफ O2 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? अगर आपसे एटम्स पूछे जाते तो बात अलग थी, पर आपसे अब क्या पूछे जा रहे हैं? आप लोगों से पूछे जा रहे हैं अब मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए आप सबसे पहले इन सभी में मोल्स निकाल लो। अगर मोल्स बराबर आ गए तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स भी बराबर ही होंगे, आपको मालूम है। अब इतना आगे आप असाइनमेंट में पहुंच चुके हो तो ये बेसिक बात मालूम होती है। मेरा कहने का मतलब है, मोल्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 18 करते हुए सबसे पहले मोल्स ऑफ O2 निकाल लो। मोल्स ऑफ O2 कैसे निकालोगे? गिवन मास कितना है? 8। मॉलिक्यूलर मास कितना है O2 का? 32। सो दिस बिकम्स 1/4 मोल। और 1/4 मोल जिसके आएंगे वो आंसर हो जाएगा। CO का निकाल लो। तो आपको कितना दिया है? 7 ग्राम। CO का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 28। 1/4 मोल, यानी कि ये तो आंसर है ही सही। 14 ग्राम ऑफ N2। N2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? ऑब्वियसली 28। सो दिस बिकम्स 1/2 मोल। इसका मतलब ये आंसर नहीं है। 11 ग्राम CO2, मोल्स ऑफ CO2 निकालो। सो 11 ग्राम गिवन मास, मॉलिक्यूलर मास 44, दिस बिकम्स 1/4 मोल। ये आपका आंसर होगा। 16 ग्राम, 16 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ SO2 निकालोगे, सो दिस
मॉलिक्यूलर मास इज 64 ओनली, 16 4 द 64, 1/4 मोल। तो इन सबका 1/4 मोल आया। और आपसे मॉलिक्यूल्स पूछे हैं, एटम्स नहीं। आई रिमेंबर दिस थिंग, मॉलिक्यूल्स पूछे हैं। तो मॉलिक्यूल्स तो आपको सेम ही होते हैं, एक मोल में इतने तो इतने मोल में कितने, राइट? आपको मालूम है ना। तो 1/4 जिसका आंसर आया वो आंसर था। तो ए, सी और डी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, ए और सी और डी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। 19 क्वेश्चन में देखो, अ वेसल कंटेन्स 4.4 ग्राम ऑफ CO2, इट कंटेन्स। अगर वेसल में 4.4 ग्राम CO2 है, तो सबसे पहले क्वेश्चन 19 को सॉल्व करने के लिए मोल्स निकाल लो आप। तो मोल्स कैसे निकालोगे CO2 के? गिवन मास कितना है 4.4 डिवाइडेड बाय 44, दिस बिकम्स 0.1 मोल, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, अब देखो 0.1 मोल CO2 है, 0.1 मोल में, एक मोल में अगर Na एटम्स हैं तो 0.1 मोल में कितने एटम्स होंगे? 0.1 टाइम्स Na, एंड 0.1 टाइम्स Na मीन्स दिस। तो आपका ए और बी जो है वो आंसर है। बाकी आप लोग चेक कीजिए, ध्यान से चेक कीजिए। और इसके बाद बढ़ते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है हमको? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स? इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। तो आप सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट, क्या आप सोडियम कार्बोनेट को जानते हैं? सोडियम कार्बोनेट इज Na2CO3। ये क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं यहाँ पे अपन लोग 20। सोडियम कार्बोनेट इज Na2CO3। तो Na2CO3 में आपको सिर्फ कार्बन एटम ही बताने हैं इक्वल नंबर ऑफ। तो आप पहले तो कार्बन को अलग कर लो, आप बोलो इसमें ना एक ही कार्बन एटम है, Na2CO3 में एक ही कार्बन एटम है, ठीक है ना। तो अब आप बोलो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इक्वल नंबर ऑफ, राइट। तो 1.06 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, मोल्स निकाल लो आप Na2CO3 के। गिवन मास इज 1.06। Na2CO3 में Na का मॉलिक्यूलर मास 23 होता है, कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। ऐसा अगर कैलकुलेट करोगे तो 106 बनेगा, दिस बिकम 0.01 मोल। तो Na2CO3 में कार्बन के कितने मोल्स होंगे? 0.01 ही होंगे, क्योंकि Na2CO3 में एक ही कार्बन है। अगर एक मोल में एक कार्बन है तो कार्बन के मोल्स भी 0.01 हो गए। तो इसके अंदर आप मान के चलना 0.01 मोल कार्बन के आ रहे हैं। अब इसके अंदर देखो आप लोग 1.66 इंटू 10⁻³ लिखा हुआ है, -3 ग्राम, ठीक है। इसमें आप मोल्स बनाना। और ग्लूकोज दिया हुआ है, ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6। इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेना आप लोग और फाइंड आउट करना कि कितना आ रहा है आंसर, ठीक है। मोल्स निकालना, ठीक है, मोल्स निकाल लेना आप लोग। और कितने मोल्स आएंगे इसमें? क्या दिया हुआ है? गिवन मास, गिवन मास कितना दिया? 1.66 इंटू 10⁻³ ग्राम अपॉन, अगर मैं बात करूं आपसे मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, ठीक है। तो आप डाल देना इसका मॉलिक्यूलर मास। कार्बन का कितना होता है? 12 इंटू 6 कर देना, प्लस 12 कर देना, प्लस 16 इंटू 6 कर देना, ठीक है। तो ये आपका मास आ जाएगा। आप इस मास को यहाँ पे डिवाइड करना, ये आपके बन जाएंगे लगभग लगभग 0 पॉइंट समथिंग मोल्स बन जाएंगे, ठीक है। दिस विल नॉट बी इक्वल टू 0.01, आप निकाल के देख लेना। अब आप क्या करोगे? अब आप करोगे 0.224 लीटर ऑफ CO गैस। आपको मालूम है 22.4 लीटर में एक मोल होता है। तो मोल्स निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम, ये यूनिटरी मेथड से ही आता है, अपॉन 22.4 लीटर। गिवन वॉल्यूम कितना है? 0.224 और वॉल्यूम कितना है? 22.4। सो दिस बिकम 0.01। इसका मतलब यहाँ पे भी 0.01 कार्बन ही है, क्योंकि CO में भी एक ही कार्बन है, CO में भी एक ही कार्बन है, CO में भी एक ही कार्बन है। तो जितने CO के मोल्स आएंगे उतने ही कार्बन के मोल्स भी आ जाएंगे और उतने ही कार्बन के एटम्स भी हो जाएंगे। तो ए और सी में तो 0.01 आंसर आ रहे हैं, यहाँ पे 0.01 आंसर नहीं आ रहा था, आप निकाल के देख लेना। इसके बाद बारी आती है CO2 में। CO2 में, CO2 में भी एक ही कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी एक ही कार्बन है। तो जितने कार्बन के आएंगे उतने ही एग्जैक्टली कार्बन डाइऑक्साइड के जितने आएंगे उतने ही एग्जैक्टली कार्बन के आएंगे।
तो आप यहाँ से अगर निकालोगे, सो दिस ऑल्सो बिकम 0.01. सो ए, सी एंड डी इज योर राइट आंसर. आई होप आप लोगों को पूरा असाइनमेंट समझ में आ गया होगा. मैंने काफ़ी देर लगाई है. अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं, यहाँ तक देख रहे थे, तो इस वीडियो को प्लीज़ एक थम्स अप देना, कमेंट ज़रूर ड्रॉप करना. फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. एंड अगेन मैं बोलूँगा, प्लीज़ 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 सपोर्ट अस बाय एनीथिंग. ठीक है. ऑल राइट, सो विल मीट यू इन next session. Bye bye. Take care. Love you.